जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, आप लोगों ने कहा कि 36 पे चलते हैं पहले। सर पहले 34 करवा दें। चलें पहले 34 कर लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड and held in the stock were mistakenly debited to purchase account. This type of error is called error of, वैसे तो पहली बात तो ये है कि ये error of commission है मेन, कि ऑफिस सप्लाईज परचेज आपने की और गलती से आपने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। करना था ऑफिस सप्लाईज को, कर दिया परचेज अकाउंट को। मेन इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। जी सर, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है। अब मैं वही बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अब एरर ऑफ कमीशन तो यहां पर है नहीं। देखिए, एरर ऑफ कमीशन होता है भूल जाना, इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। कंपनसेटिंग एरर होता है कि एक चीज को, एक कोई डेबिट गलती किसी जगह पर क्रेडिट में कंपनसेट कर दे, ये भी नहीं हो सकता। ट्रांसपोजिशन एरर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपोजिशन एरर जो होता है ना, वो होता है कि 42 को 24 लिख देना, ये होता है ट्रांसपोजिशन एरर। तो फिर ये बनेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। वो बेसिकली ये कहना चाहिए जा रहा है कि स्टॉक एक हमारा एसेट मान रहा है, ये उसको ऑफिस सप्लाईज में लिख दिया और जो कि एक्सपेंस होता है मेन। हालांकि अच्छा एरर, ये एरर ऑफ कमीशन बनता है, क्योंकि अब एरर ऑफ कमीशन है ही नहीं, तो फिर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है ना, वो भी ऑलमोस्ट एरर ऑफ कमीशन की तरह होता है, बस उसमें ये होता है कि टाइप ऑफ अकाउंट चेंज हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने कहा 36 पहले देख लें, फिर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, while review the draft financial statement of Sky Electronics for the year ended 31st December 2000, following error has been identified. Trade receivable include 180, which is irrecoverable but has not been written off. तो चलो जी राइट ऑफ कर देते हैं। सपोज हम एंट्री पास करेंगे, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 180,000 से। फिर आगे कहता है फर्दर अ रिकवरी ऑफ ₹96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। एक और गलती मिल गई, कहता है 96,000 हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, हमने उसको किसको डेबिट कर दिया, किसको क्रेडिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल को। आप लोग मुझे बताएं कि जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं या बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं? बैड डेट्स बैड डेट क्रेडिट। इसका मतलब है ये सही था, ये गलत है। जो उसने किया है, उसने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया है, और करना किसको क्रेडिट था, बैड डेट्स को। अब इसको जो सही करेंगे, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जिसको उसने गलत क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर होगी बात? अमाउंट है 96,000। नेक्स्ट, एज पर SE policy allowance for doubtful receivable has already been made 5%, or if the profit before correcting the above was 800,000, what will be the amount of corrected profit? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि जो उसने अलाउंस लिया होगा, क्योंकि वो अलाउंस ले चुका है, वो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। हाँ जी, वो गलत होगा। अब हम उस अलाउंस को भी ठीक करेंगे। वो अलाउंस कैसे ठीक होगा? देखें, आपके रिसीवेबल 96,000 से बढ़ रहे हैं और 180 से कम हो रहे हैं। 96 से बढ़ रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और 180 से कम हो रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 96 माइनस 180 करेंगे तो ओवरऑल हम -84 नहीं बनेगा? 4 से कम हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कि 84 से कम हो रहे हैं। तो मुझे बताओ अलाउंस कम होगा या ज्यादा? रिसीवेबल हमारे कम हो रहे हैं तो अलाउंस पहले से कम हो जाएगा या ज्यादा? कम। कम हो जाएगा, क्योंकि डेटर हमारे कम तो अलाउंस भी कम। ले लो इसका 5%, 84 का 5% लिया, कितना कम हो गया? 4200। 4200। तो अलाउंस कम करेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4200 से। अब वो कह रहा है अगर वो एंट्री पूछता है तो ये तीनों एंट्रीज रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, ये तीनों एंट्रीज रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट 180 प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, 96 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और 4.2 मतलब 4200 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। जो बाकी एलिमेंट हैं वो हैं ही नहीं प्रॉफिट के। तो 80,000 में से मतलब 800,000 में माइनस कर दे 180,000 प्लस कर दे 96,000 प्लस कर दे 4200 तो आपके पास सही प्रॉफिट आ जाएगा। और मुझे लगता है ये प्रॉफिट बन रहा है बीटा। जी सर यही है। हाँ जी समझ लगी इस सवाल की। जी सर समझ आ गया। और सवाल 37 कह रहे थे, 37 पे भी आ जाओ। While review the draft financial statement of Sky Limited, a check of rupees 192 was received after a discount 4%. The related revenue was recorded at gross amount. A check rupees 192,000 was received after a discount 4% from a customer. Related revenue was recorded at gross amount. However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column and amount of discount was entered in the bank column. SE does not maintain separate account for discount allowed and any revenue reversal is directly posted to sale account. अब सवाल देखिएगा जरा। पहली बात तो ये है कि एंट्री कहता है कि चेक रिसीव किया था और चेक कितनी अमाउंट, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कितना आ रहा था? ग्रॉस अमाउंट कितनी आ रही थी? 200,000। 100,000। अब गलती यहां पर देखें, वो कहता है सबसे पहले कि आपने द रिलेटेड रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। कहता है जो रेवेन्यू है ना वो ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब आप मुझे बताएं रेवेन्यू को किस से रिकॉर्ड करना चाहिए था? 192,000। आगे देखिए फिर। However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column. जो पैसे मिले उसको डिस्काउंट अलाउड लिख दिया and the amount of discount was entered in the bank column. और वो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो बैंक कॉलम में लिख दी। एक ये गलती हो गई। अब आपने मुझे बताना है, वो उसने खुद ही कह दिया है SE does not maintain separate account for the discount allowed and any revenue reversal is directly posted to the sale account. मतलब डिस्काउंट अलाउड का नाम नहीं लिखना आपने डिस्काउंट अलाउड की जगह दो नाम लिख सकते हैं ना। डिस्काउंट अलाउड की जगह हम दो नाम लिख सकते हैं, सेल भी, सॉरी सेल अकाउंट भी और डिस्काउंट अलाउड भी। अब आए जरा पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं।
पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। हाँ जी, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें बैंक डेबिट और डिस्काउंट अलाउड की जगह रेवेन्यू डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये करेक्ट एंट्री पास करने लगा हूं। 192,000, 8,000, 200,000। ये करेक्ट एंट्री बनती है जब पैसे लेते हैं आप। ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं एक चीज, कोई जीनियस बंदा ही बताएगा, कलर भी चेंज करके बता दे तो जीनियस के लिए। ये वाली जो अब लाइन है, द रिलेटेड रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट, इस चीज के बारे में कोई बंदा मुझे बता सकता है ये किस चीज की इंडिकेशन है? ओवरस्टेट किया हुआ है। नहीं, कोई और बंदा बताए। हाँ जी, है किसी को अंदाजा? एनीवन? वो क्या रेवेन्यू चीज? जो उस रेट पर जो अकर अब हुआ हो सुने, शायद। मेरी बात सुन लें, अब सारे लोग गौर से सुने। इस लाइन का मतलब ये है कि डिस्काउंट एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए उसने पूरी अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था जब सेल की थी। इस लाइन का ये मतलब है, द रेवेन्यू रिलेटेड रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जब सेल की थी तो सेल लिखने के दो मेथड होते हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड हो तो रिड्यूस अमाउंट से, और अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ना हो तो फुल अमाउंट मतलब ग्रॉस अमाउंट से। अब सुने कि तब एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई यानी वो डिस्काउंट लेगा, तब उसने एंट्री पास की थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट। अब उसके पैसे मिल रहे हैं, गलती अब हुई है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती ये हुई है कि उसने ये कहा हमें कि क्वेश्चन के अंदर कि भाई पैसे रिसीव हो गए हैं, डिस्काउंट ले लिया है, तो ओरिजिनल एंट्री ये बननी थी कि अगर पैसे मिल जाए तो अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख से डेबिट किया था तो 2 लाख से क्रेडिट कर दिया। बैंक को डेबिट करना था 192,000 से और रेवेन्यू को डेबिट करना था 8,000 से। अकाउंट रिसीवेबल की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने पूरे सवाल के अंदर कुछ नहीं बताया। उसने बताया है कि बैंक को डेबिट कर दिया है 8,000 से और रेवेन्यू को डेबिट कर दिया है 192,000 से। तो प्यारे बच्चों, गलती ये है। और ठीक होगी बात? उसने अब दोबारा जाकर देखे, अब सेकंड लाइन वो कहता है हाउ एवर इन द कैश बुक द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। जो पैसे मिले डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए और जो डिस्काउंट था वो बैंक कॉलम में लिख दिया। गलती ये थी, मतलब बैंक को लिख दिया 8,000 से, रेवेन्यू को लिख दिया 192 से। अब गलती ठीक करने का वक्त आ गया है और अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं, बैंक को डेबिट करना था 192 से, उसने किया हुआ है 8,000 से। बताओ कैसे ठीक करोगे? 194 से मजीद डेबिट कर दें। 184 से मजीद डेबिट कर दें। चलो कर देते हैं, आप कहते हो तो। बैंक डेबिट 184 से। रेवेन्यू को डेबिट करना था 8,000 से, उसने किया हुआ है 192 से। 184 से क्रेडिट। रेवेन्यू को 184 से क्रेडिट कर दे। अब अपना आंसर ढूंढ लो। डेबिट 184 बैंक, रेवेन्यू क्रेडिट मतलब सेल क्रेडिट 184 से। हाँ जी, सवाल की समय लग गई है?
सर ये जो लास्ट पे एंट्री कराई है ये दोबारा बता दे 184 वाली। देखें, ये जो ब्लू कलर में मैंने एंट्री पास की हुई है ना, ये करेक्ट एंट्री है, और आगे उसके साथ जो रेड कलर में किया है ये गलत हो गई है। ठीक है, तो बैंक को डेबिट करना था करेक्टली 192 से, उसने बैंक के कॉलम के अंदर डिस्काउंट की अमाउंट लिख दी, मतलब 8000 से डेबिट कर दिया, और रेवेन्यू को करना था 8000 से, उसकी जगह उसने 192 लिख दिया। अब हमने ठीक कैसे किया, बैंक को डेबिट करना था 192 से, उसने डेबिट कॉलम में लिख दिया 8000 से, कम लिख दिया, जितना कम लिखा हमने उसको डेबिट कर दिया। फिर रेवेन्यू मतलब डिस्काउंट का कॉलम में, डिस्काउंट की जगह उसने कहा सेल लिखना है, सेल के कॉलम में उसको लिखना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड 8000 से, उसने लिख दिया 192 से। अब क्या करोगे बताओ, 192 से लिख दिया, लिखना था 8000 से, ज्यादा लिख दिया तो कम कर देते। और समझ गए हो? यस सर चलिए, अगली बात, अगला सवाल पूछें। अगला सवाल है कोई? 56 कौन सर सा? 39। 39। अच्छा जी, जो बाकी कौम है जिसकी आवाज नहीं आ रही, क्या उन्होंने सवाल किए हैं, उनको सारे समझ लग गए हैं? ये तो सवाल बड़ा अच्छा था, ये वाला तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी समझ लगना चाहिए, और अगर लग गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। सर आइंस्टाइन है सारे क्लास में। 39, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टीई फॉर द ईयर एंडेड शो ग्रॉस प्रॉफिट 850। लो मेरे भाई, जीपी आपके पास आ गया 850, और एनपी आपके पास आ गया 460,000। कहते हैं इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट ट्रांसपोर्ट इनवर्ड 2000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड। करना था कैरेज इन को डेबिट, उसने कर दिया कैरेज आउट को डेबिट। करना था कैरेज इन को डेबिट, उसने कर दिया कैरेज आउट को डेबिट। क्या करेंगे? कैरेज इन डेबिट और कैरेज आउट कर देंगे क्रेडिट। ये बात समझ लगी? पहले तो ये बताएं। यस सर आगे। जी अब सर लग गई। बताओ, कैरेज इन डेबिट हो रहा है, दोनों प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा या एक प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? एक दोनों को। प्रॉफिट को। दोनों को दोनों करेगा, को। क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल में है। करेगा तो सही, प्लस होगा या माइनस? माइनस। माइनस डेबिट होगा। वाला प्लस, क्रेडिट वाला प्लस, और डेबिट वाला ये दोनों माइनस हो गए। कैरेज आउट दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को अफेक्ट करेगा? नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। नेट प्रॉफिट। सिर्फ नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, और नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा। अब आपके दोनों प्रॉफिट ठीक हो गए। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया सही वाला 848,000, और नेट प्रॉफिट आपका सही वाला आ गया 4,60,000। ढूंढ ले आंसर अपना अल्फा। लेकिन सर वो तो उसमें ऐड नहीं होना था, किसमें? कैरेज आउट उसमें ऐड होना था ना नेट प्रॉफिट में। वो एक प्लस का एक 2 कैरेज माइनस। इनकी वजह से भी तो होता है ना क्योंकि एक ही दफा एक ग्रॉस प्रॉफिट ठीक हो गया तो बस दोबारा तो नहीं होना था ना। आपके सामने ही है एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री यही पास होगी ना। आप ना ज्यादा जहीन नहीं बनना, बिल्कुल ही जहीन तो बनना ही नहीं है ना रेक्टिफिकेशन के अंदर, वरना रेक्टिफिकेशन बंदे को खा जाता है। आप सिंपल अपनी एंट्री पर भरोसा रखें, और उसका इफेक्ट जो मैंने बता दिया ना, मैंने क्या बताना, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ बस उसको फॉलो करें। अगर यहां पर हमने आइंस्टाइन बनने की कोशिश की या अल्लामा इकबाल बने तो फंस जाएंगे। चलें आगे, बताएं कौन सा सवाल है? सर इसके 56 नीचे वाला भी। और 42 वाला भी एक करवा दे। 43 वाला भी करवाना। 42 43 दोनों करवा देता हूँ। सर सारे करा दें। हाँ चीकू, चल 42 पे आ जाए। 42 भी सेम क्वेश्चन है, वही प्रॉफिट है, वही चक्कर है। वो कहता है इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर 1 अप्रैल 17, हमारा साल का एंड है दिसंबर 17,
अमाउंटिंग 42,000 वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, परचेज अकाउंट लिख दिया, गलती का पता चल गया। ऑफिस कंप्यूटर खरीदा था, वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। जी एसेट को डेबिट करना था, परचेज को कर दिया। पीपीई को डेबिट कर देंगे और परचेज को रिवर्स कर देंगे। ये बात मुझे उम्मीद है सबको समझ लग गई होगी। और जब भी नॉन करंट एसेट का एरर हो और डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो तो डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या आएगा? 42,000 का 25% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 42,000 का 25% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ओके होगी बात? अब तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 10,500। रोजा तो नहीं लग रहा सुबह सुबह तुझे? 7875 7875 सॉरी सर, दूसरे सवाल का देखिए। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7875। डेप्रिसिएशन चार्ज ही करेंगे ना, रिवर्स तो नहीं करेंगे, डेबिट हो रहा है। अब देख लो अपने प्रॉफिट के ऊपर हालात। मुझे पहले ये बताएं, ये जो परचेज का एरर है ये दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को अफेक्ट करेगा? परचेज दोनों को। दोनों में प्लस हो जाएगा, दोनों प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन ये सिर्फ नेट प्रॉफिट से माइनस होगी। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी बस। एक के साथ मैंने माइनस लिख दिया और परचेज के साथ 2 दफा प्लस लिख दिया। तो 450,000 के अंदर 42,000 ऐड कर दें तो ये बन गया 892,000। और दूसरे में 4,60,000 में 42,000 ऐड करके 7875 माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल में आपका बीटा ही बन रहा होगा आंसर। बीटा ही है ना? जी सर। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। 43 सर की भी कॉल 40 वाला भी करवा दें, 40 वाला। चलें 40 वाला भी करवा देते हैं। सेम क्वेश्चन है जी। इट वाज subsequently discovered that the sub total of closing stock sheet carry forward as 21,830 instead of 21,380। 21,380 आपका क्लोजिंग स्टॉक था, आपने लिख दिया 21,830। कम लिख दिया या ज्यादा? ज्यादा। 21,380 के बजाय आपने लिख दिया 21,380 माइनस कर देते हैं 21,830, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 450 का। तो बताओ स्टॉक कम करोगे ज्यादा? स्टॉक को कम करेंगे। कम करेंगे। अगर मैं स्टॉक को कम क्रेडिट करेंगे। कर देता हूं 450 से, तो कॉस्ट ऑफ सेल मुझे डेबिट करनी पड़ेगी 450 से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टॉक का एरर होगा तो उसकी अपोजिट साइड पर कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में प्लस होगा या एक में माइनस होगा? दोनों में माइनस होगा या एक में? दोनों में माइनस दोनों में होगा। दोनों में माइनस होगा। दोनों में से ठीक होगी बात? और क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है, ये एसओएफपी का एलिमेंट है, ये एसेट होता है हमारा। इसकी वजह से आपको लगता होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता तो जरूर है, भाई आता नहीं है, वहां से निकाला जाता है, वहां से रिमूव किया जाता है। तो याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कभी नहीं लेना, जब भी लेना कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट लेना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल पे इफेक्ट आता है, तो उसका इफेक्ट हम ले चुके हैं। तो दोनों में से 450 माइनस कर दें, 850 में से माइनस किया 450 और 460 से भी 450 माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल में इसका भी बीटा ही आंसर मुझे रीजनेबल लग रहा है। अगला सवाल आपने क्या बताया 40 के बाद? 42 43
43 पे आ जाए। सवाल वही है। It was subsequently discovered that the goods having sale value 4500 were used for office repair. आपने गुड्स हैविंग सेल वैल्यू, आपने उसको ऑफिस रिपेयर में इस्तेमाल कर दिया। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, तो कर लेते हैं रिपेयर डेबिट परचेज क्रेडिट, रिपेयर डेबिट परचेज क्रेडिट। लेकिन जब भी ऑफ अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालो ना, उसको सेल वैल्यू पे नहीं बल्कि कॉस्ट पे लिखते हैं। सेल वैल्यू पे नहीं बल्कि कॉस्ट पे लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये तो सेल वैल्यू पे लिखा हुआ है, 4500 तो उसकी सेल वैल्यू है, और आगे उसने हमें कॉस्ट प्लस 25% दे दिया। तो क्या 4500 से आप लोग सेल वैल्यू से कॉस्ट फाइंड कर सकते हो सीपीएस लगा के? जी सर। तो इसको 125 पे डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3600। 3600। बताओ रिपेयर दोनों में प्लस होगा या एक में होगा? एक में माइनस होगा। एक में माइनस होगा, और परचेज दोनों में प्लस होगा। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में 3600 ऐड हो जाएगा। जी सर। हमारा आंसर आ गया ए। और सवाल बताए। सर 56। 56 हाँ जी, 56 क्वेश्चन में लिखा है वो द अकाउंटेंट ऑफ मिड जर्नी एंटरप्राइज प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिसंबर 2023 द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड टू डिटेल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्री सैंपल गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एट क्रेडिट सेल्स। लो मेरे भाई, आपने सैंपल दिए थे तो एंट्री करेक्ट एंट्री पास करनी थी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट करना था परचेजेस को 30,000 से। कहते हैं बाद मिस्टेकनली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स एट मार्कअप 30%। कहता है आपने इसको क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर लिया। तो क्रेडिट सेल जब रिकॉर्ड करेंगे तो 30,000 को किस पे रिकॉर्ड कर दिया होगा? 39,000। 39,000 से। मतलब एंट्री पास कर दी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट 39,000 से। अब हमने इसको ठीक करना है। कहता पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड है, आपने इंपैक्ट बताना है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी और नेट प्रॉफिट। पहले इसको ठीक तो कर लें। जो उसने गलत एंट्री पास की है वो उसको रिवर्स कर दो और सही एंट्री पास कर दो। रिवर्स कौन सी एंट्री होगी? सेल को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो 39,000 से, और करेक्ट एंट्री पास कर दो। तो हमारा जो इंपैक्ट आएगा वो इन दोनों, क्योंकि ये एंट्री, ये दोनों रेक्टिफाइंग एंट्रीज है। सही एंट्री पास कर देंगे और गलत एंट्री रिवर्स कर देंगे। अब प्रॉफिट के ऊपर देखें, एडवर्टीजमेंट नेट प्रॉफिट के ऊपर बता देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ एडवर्टीजमेंट दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को? एक को नेट प्रॉफिट, और माइनस 30,000 हो जाएगा। परचेज दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को? दोनों में प्लस होगा। दोनों में प्लस हो जाएगा। इधर भी 30,000 प्लस हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में भी 30,000 प्लस हो जाएगा। सेल डेबिट हो रहा है, दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को? दोनों को। दोनों को अफेक्ट होगा और दोनों में से माइनस हो जाएगा। ठीक होगी बात। और इसके बाद मामला हमारा खत्म हो गया। अब नेट प्रॉफिट हमारा 39,000 से कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 9,000 से कम हो जाएगा। सी ऑप्शन। सी या डी? दोनों प्रॉफिट कम हो रहे हैं। सी। डी
चलो जी 56 के बाद बताएं। सर 60 वाला कर दो। 60 वाला देख। ट्रायल बैलेंस ऑफ लावापुरा स्टोर did not agree and shortage was carried suspense account. Subsequently, the following errors were identified. A machine was purchased on 1st March 2024. The list price 9 lakh, but it was purchased for rupees 750,000. Or the discount is 150,000 was recorded as other income. ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करते और उसने अदर इनकम लिख लिया। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते तो उसने क्या लिख दिया, उसको अदर इनकम। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज चार्ज 10% per annum. Which two of the following journal entries are required to correct the above error? ऐसा बताओ ये क्या गलती हुई होगी। अब पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री पास करते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 750,000 से। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री पास होनी चाहिए। पीपीई डेबिट 7,50,000 से और कैश क्रेडिट 7,50,000 से। अब उसने क्या एंट्री पास कर दी? उसने एंट्री पास कर दी पीपीई डेबिट 9 लाख से, कैश क्रेडिट 7,50,000 से और अदर इनकम 1.5 लाख से। ये उसने एंट्री पास कर दी। ये थी करेक्ट एंट्री, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, बट उसने रिकॉर्ड कर दिया। उसने गलत एंट्री पास कर दी, मतलब पीपीई पूरा डेबिट करके जो 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा था उसने अदर इनकम के नाम से लिख दिया। सर उसने अब हमें बताया था नहीं ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश। अच्छा, वो क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइस के ऊपर जो भी डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा अच्छा। ट्रेड डिस्काउंट होता है, और ठीक कैश है। डिस्काउंट तो पेमेंट के ऊपर होता है। सर अगर इसमें ये बताया हुआ कि मतलब परचेज कैश पे किए हैं या क्रेडिट? उसने क्या क्या है, अगर आप कैश की जगह अदर पेएबल भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि वो ठीक है। अब हमने इसको सही करना है। अब पहली बात तो ये है कि उसको अदर इनकम को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। पीपी को उसने डेबिट किया हुआ है, मशीन को उसको डेबिट करना चाहिए था 7,50,000 से, उसने उसको डेबिट कर दिया 9 लाख से। एक तो मशीन के साथ उसने ज्यादती की। मशीन कम क्रेडिट की या डेबिट की या ज्यादा डेबिट की? ज्यादा डेबिट किए। ज्यादा। तो मशीन को कर देंगे क्रेडिट 1,50,000। मशीन को कर देंगे क्रेडिट 1,50,000। ये तो हो गया ठीक। कैश ठीक है, अदर इनकम को क्रेडिट करना ही नहीं था, उसने किया हुआ है। डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे अदर इनकम 1,50,000 से, ठीक है। मुझे बताएं इस एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है या चार्ज हो रही है? रिवर्स हो रही है। रिवर्स पूरे साल की या 3 महीने की? ये 3 3 महीने। महीने 3 महीने की। 3 महीने की डेप्थ रिवर्स कर दें। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। 3 महीने बनते हैं ना। 1 मार्च 2024। नो सर 4 महीने। 5,000 आएगा सर। 4 महीने बनते हैं। 4 महीने बनते हैं, 5,000 आएगा। जी तो सर। एंट्री डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000 से। और उसने भी कहा है कि कौन सी 2 एंट्रीज ठीक है। एक एंट्री ठीक होगी अदर इनकम टू मशीन बीटा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन डेल्टा। हाँ जी बताएं, नेक्स्ट एंट्री बताएं। 62। 62 है चीकू? है ये 60 सर।
तो तू कौन सी 52 सर 46। 46। वैसे ना मुझे शॉपिंग करवाया करो, लेकिन ऐसे शॉपिंग करवाया करो ना कि एक सीक्वेंस में, ये ना घुमाते रहते हो, सीक्वेंस के साथ बताते जाया करो। चले 58 की भी किसी की कॉल आई है, 58 देख लें। कहता है कि a sale of rupees 56,000 was entered in the sale day book 65,000 and posted to the customer account 6,500। ये तो यार आसान सा है। सेल किया था 56,000, सेल को लिख दिया 65, ज्यादा सेल्स लिख दी। कितनी ज्यादा सेल्स लिख दी? 4-5-9 हजार से। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर सेल्ड बुक का उन्होंने कुछ ना बताया हो, मतलब फिर वो अकेला सेल में एरर होगा ना? हाँ जी, सिर्फ सेल का एरर होता है। और इनवाइस का क्या होगा अगर इनवाइस में हो? वो डिपेंड करता है कि अगर उसने किस अकाउंट में गलत लिखा है। पूरी एंट्री गलत लिखी है तो पूरी एंट्री सही कर देंगे, और अगर किसी एक अकाउंट में गलत लिखा है तो सिर्फ उस अकाउंट को ठीक करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, 65,000 से वो कहता है सेल ऑफ रुपीज 56,000 एंटर्ड इन द सेल डे बुक एज 65,000। ये गलती हो गई। फिर और कस्टमर अकाउंट में 6,500 से लिख दिया, कस्टमर अकाउंट भी गलत लिख दिया। तो पहले बताएं सेल्स कम लिखी ज्यादा? ज्यादा लिखी। ज्यादा लिख दिया तो सेल को डेबिट कर दो 9,000 से। कस्टमर अकाउंट को लिखना था 56,000 से, उसको लिख दिया 6,500 से। कम लिख दिया ज्यादा? कम लिख दिया। कितना कम लिखा? 4,9,500। जी सर। तो अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट कर देंगे 4,9,500, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट ही होना था ना, कम डेबिट किया। सेल को ज्यादा लिखा, उसको कम कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल को कम लिखा, उसको पूरा कर दिया। और टोटल अमाउंट किस में चली जाएगी? सस्पेंस अकाउंट के अंदर 58,500। तो एंट्री पास होगी, सेल भी डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। सर 46। 46। क्वेश्चन नंबर 46। A check of rupees dated 25 June 150,000 was received from an insurance company and deposited by the owner in his personal account। एक चेक था जिसके ऊपर डेट 25 जून की लिखी थी, उसने पर्सनल अकाउंट में जमा करवा दिया। द चेक वाज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। बेसिकली वो चेक जो मिला था ना, वो एक इन्वेंट्री हमारी लॉस हो गई थी, उसका क्लेम मिला था, मतलब इंश्योरेंस मिल गई थी। बैंक डेबिट इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट करना था। क्या करना था? बैंक डेबिट इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। आगे एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस कितना था? 1,80,000। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द लॉस ऑफ इन्वेंट्री। एक तो जो लॉस इन्वेंट्री का हुआ वो भी नहीं लिखा, एंड इंश्योरेंस क्लेम, और इंश्योरेंस क्लेम जो मिला वो भी नहीं लिखा। पीरियोडिक सिस्टम है। विच ऑफ द इफेक्ट वुड पार्ट ऑफ द करेक्टिंग एंट्री? पहली बात, और जब लॉस हुआ था तो एंट्री पास करनी थी एबनॉर्मल लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 1,80,000 से। और जब इंश्योरेंस क्लेम मिला 1,50,000 का, और उसने खुद विदड्रॉ करवा लिया, अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, तो ड्रॉइंग्स डेबिट 1,50,000 से, और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट या एबनॉर्मल लॉस। देखिए ना, आपका लॉस हुआ तो 1,00,000 का। देखिए दोनों कर सकते हैं आप, एबनॉर्मल लॉस भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हो, आप इंश्योरेंस इनकम भी क्रेडिट कर सकते हो 1,50,000 से। लॉस की एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू परचेज, और उसके बदले अगर आपको पैसे मिल जाए तो एंट्री तो कैश डेबिट करना चाहिए था, लेकिन वो उसने विद ड्रॉ कर लिया, तो हमने डायरेक्ट ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया।
अब वो कहता है क्या क्या इफेक्ट होंगे। एबनॉर्मल लॉस 1,30,000 से नेट बच गया, 1,80,000 का नुकसान हुआ था, 1.5 लाख इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, तो नेट हमारा लॉस कितना बच गया, 1,30,000। ड्राइंग्स हमारी 1,50,000, परचेज हमारा 1,80,000, तो आंसर हमारा हुआ ऑल ऑफ द अबव। ठीक होगी बात। अगला सवाल बताएं। हाँ जी, डन। सर क्लोजिंग स्टॉक का दोबारा बता दें, क्या बताऊं क्लोजिंग स्टॉक का? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का जब भी एंट्री आए ना, ग्रॉस प्रॉफिट की जब भी, यहां पर लिख देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट का जब भी मसला है कि अगर स्टॉक बढ़ जाए, स्टॉक बढ़ाना हो तो एंट्री पास कर देना स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और अगर स्टॉक कम करना हो तो स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ठीक है। अब स्टॉक का इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर नहीं लेते होते बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल का लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है तो प्लस कर देना प्रॉफिट दोनों में, और अगर डेबिट हो रही है तो दोनों में माइनस कर देना। चले मेरे भाई, हमारा करेक्शन ऑफ एरर हो गया कंप्लीट। ठीक होगी बात।